मित्रों, 17 सितंबर 2023 के द हिंदू पेपर के हिंदी एनालिसिस क्लास में स्टडी विद शरण IAS के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो मुख्य न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो है, पहला तो है विल मेक इंडिया ब्लॉक एन इलेक्टोरल सक्सेस। इंडिया, दूसरी जो है IMEC टू हैव मल्टीपल रूट्स बट हर्डल रिमेन, ये आपके एडिटोरियल से लिया गया है। और तीसरा जो है, पहली जो न्यूज़ है AI कैमराज गन फॉर पोचर्स। तीन न्यूज़ जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के, और दोनों के इंपॉर्टेंट है, उसको हमने लिया। पहला जो हमने लिया है, विल मेक इंडिया ब्लॉक एन इलेक्टोरल सक्सेस। हम जानते हैं कि विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिल करके एक एलियंस बनाया है। क्या है उसका नाम? इंडिया, INDIA, इंडियन नेशनल, IND डेवलपमेंट, I इंक्लूसिव एलियंस। क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, ये उसका नाम है। और इसमें 26 कुल पार्टियां ने भाग लिया है। कितनी? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, इंडिया, INDIA। ठीक, इसमें कुल 26 पार्टीज़ का शेयर है, जिसमें मुख्य जो हैं कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस TMC, RLD राष्ट्रीय लोकदल NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली, शिवसेना, CPM, CPI, MDMK द्रविड़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट का पार्टी मार्क्सवादी। इस सब मिलाकर के मेन ये है। बाकी 26 पार्टियां इसमें कुल सम्मिलित हैं। अभी हम जानते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी CVC की बैठक हुई है हैदराबाद में। कहाँ हुई है? हैदराबाद में CVC की बैठक हुई है। उसमें कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स ने हिस्सा लिया है। उन सभी बड़े लीडर्स में जो मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके अलावा सोनिया गांधी, बाकी जो भी उनके लीडर थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, सब लोगों ने भाग लिया हैदराबाद में। वहाँ पर जो बात की गई है वो सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की बात की गई है। इसके बाद एक ऐसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात की गई है इंडिया के अंतर्गत जो क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, जो उत्तरदायी सरकार हो। रिस्पॉन्सिव हो मतलब आपका किसी भी चीज़ का रिस्पांस दे सके, अगर प्रतिक्रिया दे, या हम अगर जनता कुछ कहती है, मांगती है, तो उसको उपलब्ध कराए। सेंसिटिव गवर्नमेंट हो, लोगों की दुख दर्द को समझे। ट्रांसपेरेंट हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। ट्रांसपेरेंट हो मतलब पारदर्शी शासन, गवर्नेंस हो। और अकाउंटेबल हो यानी उत्तरदायी सरकार हो। तो इस तरह के सरकार की व्यवस्था की गई है। अब मणिपुर, यहाँ पर मणिपुर और नूह हिंसा, मणिपुर और नूह मतलब हरियाणा में जो नूह की हिंसा, उसके लिए सरकार को एक सेकुलर छवि जो भारत की है, इंडिया की है, उसके सेकुलर छवि को कलंकित करने का दोष लगाया गया है। और इसके साथ ही कुछ और भी कमियां बताई गई हैं, जैसे 2021 की जनगणना का ना किया जाना, इससे जो नुकसान हुए हैं उससे 18 करोड़ लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। इनको फूड सिक्योरिटी जैसी चीज़ों से वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि जनगणना ना होने की वजह से डाटा उपलब्ध नहीं है, या डाटा के अगेंस्ट, डाटा के बाहर हो गए हैं। 18% महात्मा गांधी नरेगा से बाहर हो गए हैं। अगर जनगणना होती तो 18% उसके अंतर्गत और आ जाते। तो इस कुछ चीज़ों को साथ ही हम इसमें जो डिस्कशन करने वाली बात है वो ये है कि जैसे गवर्नमेंट जो भी एलियंस बन रहा है 2600, गवर्नमेंट को एक, या जनता को, या देश को, जनता जो है समझदार है, उसे समझ में आता है, अच्छी तरह समझ में आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे एक, अगर 2 बार गवर्नमेंट बनी तो उसमें हम 370 का अगर हम जिक्र करें, सिर्फ 370 कश्मीर का जिक्र करें, या दक्षिण पूर्वी राज्यों में सरकार के ध्यान देने की बात करें, या अरुणाचल प्रदेश में या कश्मीर लद्दाख बॉर्डर पर चीनी घुसपैठ की बात की जाए, तो सरकार की उपलब्धि को कमतर नहीं आंका जा सकता है। कश्मीर की समस्या कभी ना हल होती अगर गिलानी जैसे लोगों को सरकार खुद असिस्ट करती थी। तो इस तरह की जो
वहाँ की जो अलगाववादी नेता थे उनको सरकार खुद असिस्ट करती थी, उनको सरकार से फंडिंग होती थी, उनकी सुरक्षा की जाती थी और वो पाकिस्तानी झंडे अपने घर पे लगाते थे। तो ऐसी चीज़ों से निवृत्त होने के लिए सरकार ने जो अलग कदम उठाया वो 3 तलाक का मुद्दा हो। 3 तलाक के मुद्दे पर भी किसी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं थी। तो इस तरह के कुछ लीक से हट कर काम करना जो देश के हित में हो, लोगों के हित में हो, इन सब चीज़ों को करने के लिए अब 26 एलियांस हों या इस सारी जितने भी पार्टियां हों सब मिल जाएं, तब भी दिक्कत ये है कि इनके पास कुछ अगर नई सोच आती है, जैसे कोई नया देश के लिए, और वो लोगों को समझा पाते हैं, देश के लिए एक्चुअल में सुविधाजनक है और वो देश को समझा पाते हैं। अभी तो डर यही है कि अगर दूसरी गवर्नमेंट बनती है तो हो सकता है कि फ्रंटियर की जो हमारी सीमा की जो नीति है उसमें परिवर्तन होते ही हमारी पुरानी जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि पूर्वोत्तर का मामला हो चाहे कश्मीर का मामला हो, सरकारें कांग्रेस के अधिकतम समय तक रही सरकार, और ये स्थिति बनने की वजह जो है कश्मीर सुलगता रहा और पूर्वोत्तर अलग थलग रहा। वहाँ पर भी स्थितियाँ जैसे चाहे बोडो हों, उल्फा हों, स्थितियाँ बहुत ही बद से बदतर रही हैं। और इन 2 टेन्योर में स्थितियों में सुधार इसीलिए हुआ कि सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाया। पहले इन्फिल्ट्रेशन रोकने की कोशिश की। इन्फिल्ट्रेशन चाहे असम बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात हो, चाहे म्यांमार से उइगर मुसलमानों की बात, म्यांमार से जो मुस्लिम आते हैं उनकी बात हो, या इन्फिल्ट्रेशन का पाकिस्तान से हो रहा हो, नेपाल से बात हो, हर देश से इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन रोका गया, यहाँ पर गवर्नेंस की गई। जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया होनी है, चाहे जहाँ हो। अगर मणिपुर में हिंसा हो रही है तो उसका मूल कारण यही है कि सरकार का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ा है, और स्थितियाँ सुधरने में या संक्रमण फेज जब होता है तो स्थितियाँ कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होती हैं। और लगातार हमें लगता है कि भविष्य में अगर एक कॉरिडोर का निर्माण अगर थाईलैंड तक होता है, थाईलैंड मलेशिया तक भारत यहाँ से रोड बनाता है, तो सबसे ज़्यादा लाभ पूर्वोत्तर को ही होगा और भविष्य में ऐसे होने की संभावना। इस तरह की कोई अगर रोड मैप गवर्नमेंट 26 जो गवर्नमेंट है 26 लोगों के एलियांस, अगर इस तरह से कोई जो लोगों की सोच से परे हो और जन कल्याणकारी हो, देश के हित में हो, उस तरह की अगर इस स्थितियां लाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इस गवर्नमेंट ने जो स्थितियां लाई हैं वो किसी की भी सोच से परे था। 370 हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कभी हट जाएगा ये। 370 को हटाना, सरकार उसको 3 भागों में बांटना, और जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद पीड़ित क्षेत्र था उसको अलग ही कर देना, वहाँ पर फोकस कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी, ये अलग सोच का नतीजा था। तो इस तरह की स्थितियां अगर नहीं करते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट बनने में कोई भी गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं आ सकता है। केवल एलियांस बनाने से या इस तरह की कोई गतिविधि करने से संभव नहीं है। इसको अगर आप अपने सोच को एक लेवल से ऊपर नहीं लाते हैं या कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं लोगों के सामने पेश करते हैं तो कोई संभव नहीं है। 3 तलाक जैसे मुद्दे किसी के लिए भी किसी धर्म में हस्तक्षेप करना बहुत बड़ी बात थी, और लोगों के हित में, विशेषकर महिलाओं के हित में ये बहुत बड़ा फैसला किया गवर्नमेंट ने, और कोर्ट ने भी साथ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। तो इससे एक बहुत बड़ा संदेश गया है जनता में, और ऐसे ही नए फैसले या नई सोच के साथ नई गवर्नमेंट को आना होगा या नई एलियांस को आना होगा, तभी ये सत्ता पक्ष को टक्कर दे सकती है। अब दूसरा है AI कैमराज गन फॉर पोचर्स। AI कैमराज गन फॉर पोचर्स सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ, जो हम जानते हैं कि हाथी दांत के लिए हाथी मार दिए जाते हैं, शेरों का शिकार कर लिया जाता है, अन्य चीज़ों का शिकार होता है जंगल में, तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, इनके पास उतने एडवांस इक्विपमेंट नहीं होते हैं कि वो उनसे लड़ पाएँ, और इनको अपने लाठी डंडे से ही उनसे निपटना होता है। तो अगर यहाँ के अधिकारी हैं तो भी अपने पैसे की गन खरीद के अपने पास रखते हैं, तो बड़ी समस्या है। लेकिन कान्हा पेंच कॉरिडोर, जो मध्य प्रदेश का कान्हा पेंच कॉरिडोर है, जो बाघ अभ्यारण्य के रूप में फेमस है, वहाँ पर ट्रेल गार्ड AI कैमरा अलर्ट सिस्टम, ट्रेल गार्ड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा अलर्ट सिस्टम का वो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। अगर ये सफल होता है तो इससे
अभी तक जो लगाया जाता था बहुत भारी था, उसको चार्ज करने में बहुत मुश्किल होती थी, उसको वहाँ पर सेट करने में बहुत दिक्कत होती थी। और ये बहुत स्लिम है ट्रेल गार्ड AI कैमरा अलर्ट सिस्टम। इससे पोचर्स की स्थिति और सब कुछ सटीक जानकारी हो सकती है, और इससे स्थितियों को, जैसे अगर कोर्ट में मामला गया है तो उसको निपटाने में आसानी होगी, क्योंकि इससे सटीक और सही चित्र और सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। अगला जो महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक सेक्शन से है, ये बहुत G20 के दौरान ये निर्णय किया था कि IMEC टू हैव मल्टीपल रूट्स बट हर्डल्स रिमेन। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसके विकल्प के रूप में, पूरा विकल्प तो नहीं है लेकिन उसके एक विकल्प के रूप में हमारे कुछ देशों ने शामिल किया, जिसमें इंडिया, US, सऊदी अरबिया, जैसे इंडिया, USA, सऊदी अरबिया, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। इन देशों ने साइन किया है किस पर? IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर साइन किया है। ये पहले समझ लेते हैं है क्या। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी तक पहले देखते हैं कि भारत का व्यापार यूरोप से कैसे होता। भारत का जितना भी व्यापार है वो कैसे होता है। भारत का व्यापार जो है अरबियन सी से होके जाता है यहाँ पर लाल सागर में, सॉरी यहाँ पहले अभी फ़िलहाल ये यहाँ से आता है, ये जो है ये लाल सागर में आता है। लाल सागर से ये स्वेज कैनाल से होते हुए भूमध्य सागर पहुँचता है। ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर में पहुँचता है। भूमध्य सागर से यूरोपियन कंट्रीज में जाता है, ये सीधा जाता है। सी रूट है, पूरा सी रूट है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये पूरा जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल यहाँ पर जो है ये पूरा किसके कंट्रोल में है? इजिप्ट के, मिस्र के, और उस पर उसकी मोनोपोली है। सारा अभी तक यहीं से होता है। लेकिन इसके फ़ायदे ये हैं कि जैसे ये जो यहाँ से लगता है तो सी रूट से ही चला जाता है यूरोप तक। वहाँ फिर जहाँ से जाना होता है वो फिर उसके एक ही बार ट्रांसपोर्टेशन होता है, सी रूट ही होता है। लेकिन जो ये कॉरिडोर है उसमें एक तो 2 रूट हैं इसमें, एक तो कांदला पोर्ट है, एक मुंद्रा पोर्ट है, और दूसरा मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। दोनों से इसमें मुंद्रा जो है अडानी ग्रुप का है, अडानी ग्रुप का पोर्ट है। कांदला जो है ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से आएगा, ये फारस की खाड़ी में आएगा। फारस की खाड़ी में पहला है फुजाइराह, ये फुजाइराह एक पोर्ट है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से होते दूसरे पोर्ट पे आता, दूसरे से तीसरे पर। ये 4-5 पोर्ट हैं जो सऊदी अरबिया और UAE के कंट्रोल में हैं। यहाँ से ये रूट सीधा, देखिए अंदर भी 2 रूट है, एक तो फुजाइराह होते हुए यहाँ आ जाता है और यहाँ से हरदाह होते हुए ये आता है हाफिया। ये हाफिया जो है इजराइल में है, ये इजराइल में हाफिया से पुनः जो है भूमध्य सागर के पोर्ट पे आता है। और दूसरा जो है यहाँ से रूट, एक तो यहाँ से आता है, दूसरा यहीं से आ जाता है यहाँ पर दमाम, ये दम्माम पोर्ट है। दम्माम पोर्ट से फिर इसी रूट में मिलता है, ये यहाँ से जाता है हाफिया तक। और तीसरा ये आता है यहाँ से, यहीं से कट जाता है एक, ये रसल खैर से यहाँ आके मिलता है, इसी रूट पे आ जाता है। ये फुजाइराह से और ये हाफिया तक की दूरी कुल 2915 किलोमीटर है। अब समस्या ये है कि 2915 किलोमीटर में करीब 1095 किलोमीटर अभी कोई रोड नहीं है। 2915 में 1095 किलोमीटर या तो बना नहीं है या अभी कंस्ट्रक्शन के फेज में है। समस्या जो है वो बता रहे हैं, ये इतनी कंस्ट्रक्शन के फेज में है। और दूसरी जो है, कई जगहों पर जो
बॉर्डर है, बॉर्डर की समस्या, चूँकि कई देश पड़ते हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, इधर जॉर्डन है, इधर इज़राइल है, कई देशों से होके गुजरना है, तो इनमें कोऑपरेशन बनाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब जो एक कॉमन समस्या आ सकती है, पहली बात तो जैसे सी रूट में मैंने बताया कि ये सामान यहाँ लदा और सीधा जो है लाल सागर है, लाल सागर स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर गया, भूमध्य सागर से यूरोप में उतर गया। उसको जो है एक ही जगह शिप अनलोड करना है, उसके बाद एक बार ऑफलोड करना है जहाँ लैंड पर उसको जो जाना है, उसके बाद वो बाई रोड हो गया, ऑन रोड हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ आया, इस पोर्ट पे पहुँचा फुजाइराह में, तो यहाँ से इसको यहाँ पहुँचा, मान लिया यहाँ तक सी रूट है, इसके बाद आपको हरदा आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफलोड करना पड़ेगा उसको, और उसको ट्रेन में डालना पड़ेगा, सारा सामान आपको ट्रेन में डालना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकता है सामान ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पर ट्रेन पोर्ट पे कार्गो में उसको रखना पड़ेगा, काफ़ी दिन तक रखा जा सकता, रखने के लिए उसको रखना पड़ेगा। उसके बाद ऑफलोड करने के बाद ऑफलोड करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद जब ट्रेन खाली होगी आएगी ले जाएगी, फिर तभी लेके जाएगी। ऐसे में कास्ट जो है, जैसे यहाँ से लोडिंग हुई मुंबई से लोडिंग हुई, फिर यहाँ पर आपको ऑफलोड करना हुआ तो उसकी कास्ट, पुनः यहाँ पर स्टोरेज को करना हुआ, कुछ दिन मान लिया तुरंत नहीं सुविधा मिली वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की, तो वहाँ पर रखना पड़ेगा आपको, कुछ दिन उसका चार्ज हुआ, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग है। फिर यहाँ आया हाफिया में फिर ऑफलोड करिए, उसको उतारिए, उतारने के बाद शिप पर ला दिए, शिप पर लादने के बाद फिर जो है वहाँ इटली जाए या कहाँ जाए, फ्रांस जाए, इटली जाए, भूमध्य सागर होते हुए जाएगा, फिर वहाँ इस पर लोड करिए, फिर ऑफलोड करिए। मतलब कई जगहों पर इसको स्टोरेज की भी समस्या रहेगी, और उसके बाद जो है उसको उतार करके पहुँचाना, कई जगह उतारना फिर लादना, उतारना लादना, ये सारी समस्याएं, और उसके बाद स्टोरेज करना, उसके सारे चार्जेस बढ़ते जाएंगे, कास्ट, गुड्स कास्ट बढ़ते जाएंगे। इसके बाद कस्टम, हर जगह, हर जैसे देश चेंज होगा, कई देशों जो गुजरता है वो कस्टम। दूसरी जो समस्या होगी, अगर मान लिया कोई सामान उतारा गया तो उसको नापने या कितना है, तो जो यहाँ पर कंटेनर होंगे, कंटेनर का साइज़ सेम होना चाहिए। ट्रेन जो चलेगी कई देशों से चूँकि गुजरेगी तो सही कई देशों का हिस्सा उसमें होगा, तो लेकिन जो ट्रेन का इंजन होगा सेम टेक्नोलॉजी का होगा, तभी काम चलेगा। किसी देश में मीटर गेज है, किसी देश में नैरो गेज है, किसी देश में ब्रॉड गेज है, मतलब गेज जो होगा सेम होना चाहिए हर देश में, यहाँ से वहाँ तक की पूरी लाइन सेम गेज पर होनी चाहिए। इंजन की सेम टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं इसमें। सभी जो जितने भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का स्टैंडर्ड लगभग एक समान होना चाहिए। इस तरह से कास्ट में बढ़ोतरी की वजह से, और दूसरी चीज़ एक सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है, जैसे यहाँ से ये रूट अगर खुल जाएगा, मान लिया हम यूज करना शुरू किए, तो ये हमारी स्वेज वाली लाइन क्या होगी, बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। डायरेक्ट यहाँ से हम लोडिंग करते थे, उसके बाद जो है स्वेज नहर होते हुए स्वेज से जो इनकम होती है मिस्र को, वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। जब बंद होंगी, पूरा यूरोप का व्यापार यहीं से होता है, जब बंद होनी शुरू हो जाएगी, जैसे सऊदी अरबिया भी भेजेगा, यूएई भी भेजेगा, इंडिया का भी सामान सब बाईपास हो जाएगा स्वेज से जब बाईपास हो जाएगा तो स्वेज की हमें कम होगी, और मिस्र इसका विरोध, इस आईएमईसी का विरोध निश्चित तौर पे कर सकता है, क्योंकि उसकी इनकम कम हो सकती है। तो ऐसे में ये एक जो है अभी हर्डल जो बताया इसमें जो है, ये हर्डल कौन कौन से हो सकते हैं, ये हर्डल यही हैं, और इन हर्डल्स को दूर करना, इन बाधाओं को दूर करने के बाद ही आईएमईसी क्रियान्वयन में आ सकता है। इसके लिए अभी सरकार को, सभी सरकारों को मिलकर के, जितने भी हैं, इंडिया, यूएसए, सऊदी अरबिया, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूएई, सबको मिलकर के, विशेषकर इसमें यूएई और सऊदी अरबिया को, क्योंकि अधिकतर पोर्ट इन्हीं के शामिल हैं इसमें, तो इनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इनके साथ विशेष मिल करके कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे ये इसका क्रियान्वयन आईएमईसी मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्रियान्वयन शीघ्र हो सके। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।